हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 20 अगस्त 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोस्तों, इसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन हम 90 to 95% वो करंट अफेयर कवर कर रहे हैं जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से करंट को कवर करते हैं। लाइक डेली करंट अफेयर आपको मिलेगा। डेली में 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज होगा, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर्स होंगे जिसमें 3 तरह के सेक्शंस होंगे, डिटेल करंट अफेयर होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज होगा, जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स होंगे जिसमें 4 तरह की चीजें होंगी, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पॉकेट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिसमें 2 लाइन 3 लाइन में करंट अफेयर्स होंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी में करंट को रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ से मिल जाएगी। तो जिस भी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 चीजें अलग से दे रहे हैं। एक तो डिटेल, दूसरी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर बैंकिंग और इकोनॉमी का, और एक होगा क्विज, जो कि आप अपने आप को जान सकते हो। हर मंथ वाइज हम ये लेते हैं बैंकिंग और इकोनॉमी का, लेकिन वो एप्लीकेशन के ऊपर ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का वो एक ही पीडीएफ से करना चाहते हो तो आप इस पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में तो मिल ही जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर यहाँ से आपसे पूछ सकता है। और दोस्तों, हम स्टेट करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं ताकि आपके स्टेट एग्जाम की भी तैयारी हो सके, और खास बात है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई अलग अलग प्राइस देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं एडवाइस करूंगा कि यार 2 साल का बाय करें, क्योंकि 1 साल और 2 साल में कोई ज्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा अगर आप ASH10 कोड का यूज करेंगे। और इस ईमेल आईडी का यूज करें और इस नंबर का यूज करें। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी तरह की क्वेरी है, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 20 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। लेकिन दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यार, ये 3 चीजें जब प्रोवाइड करते हो ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर ही लोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कि इंडिया का रैंक जो है वो क्रिप्टो अडॉप्शन में पूरे वर्ल्ड में क्या है। मतलब इंडिया के लोगों ने क्रिप्टो को अडॉप्ट किया भी है या नहीं किया। 2021 का ये जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है? ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। नाम से पता लग रहा है कि क्रिप्टो को कितने लोग जो है वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो इसमें इंडिया का स्थान बहुत अच्छा है दोस्तों। सेकंड जो है वो रैंक है वो किसका है? इंडिया का है। और पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है इसमें? वियतनाम है। तो आपने याद रखना है, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा अडॉप्ट जो है वो वियतनाम के लोगों ने किया है। तो इंडिया का सेकंड रैंक है। और ये किसने इंडेक्स निकाला है? ये एक ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म कंपनी है जिसका नाम क्या है? चेन अलाइसिस। चेन अलाइसिस। तो आप देख सकते हो इस रैंक का नाम, इंडिया का जो है वो रैंक जो है वो सेकंड है। लेकिन ये सेकंड एडिशन है दोस्तों इस रिपोर्ट का। इसका मतलब एक रिपोर्ट 2020 में फर्स्ट रिपोर्ट ये पब्लिश की गई थी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो चलन है अभी जो है वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। और ये रैंक जो है वो दोस्तों 154 कंट्रीज में से निकाला गया और इंडिया का सेकंड रैंक है। तो आप सोच सकते हो कि बहुत ही अच्छे पायदान पे, क्योंकि 2020 में जब पहला इंडेक्स निकाला गया था, इसका पहला एडिशन निकाला गया था, तो उसमें इंडिया का रैंक 11 था। अब हम सेकंड नंबर पे आए हैं। इसीलिए तो आरबीआई कह रहा है कि हम भी एक डिजिटल करेंसी निकालेंगे। इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसको पता है कि यार अडॉप्ट जो है वो बहुत अच्छे से कर रहा है इंडिया इसको। और 3 इंडिकेटर के बेसिस पे ये रैंक निकाला जाता है। मतलब कितने का पैसे जो है वो इसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं, कितने लोग इसको खरीद रहे हैं, कितना वॉल्यूम जो है वो करेंसी का है, इंडिया में कितना है, तो हर कंट्री का देखा जाता है। और दोस्तों, इसमें आपने एक बात और याद रखनी है, ये करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसकी अडॉप्शन के बारे में, हाईएस्ट लेवल क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्शन जो है वो कौन सी कंट्री में? वियतनाम में है, दूसरा इंडिया में है। और रिसेंटली एक कंट्री है एल सल्वाडोर। हमने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर किया था और है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। और पहली कंट्री ऐसी बन गई जिसने कह दिया कि यार बिटकॉइन, मतलब क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन से आप जो है वो मार्केट में अगर कुछ खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिटकॉइन से खरीदो, आप मार्केट में जाओ चीजें। और ये लॉ बना दिया जाएगा 90 दिन के अंदर अंदर एल सल्वाडोर के अंदर। लेकिन ये ऑप्शनल है दोस्तों, कंपलसरी नहीं है। मतलब आपकी चॉइस है कि आप एल सल्वाडोर की जो करेंसी है उसको भी यूज कर सकते हो, आप क्रिप्टो करेंसी को भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको मना नहीं कर सकता कोई बिटकॉइन। ये लीगल टेंडर बन चुका है एल सल्वाडोर का।
तो ये सारी चीज़ों के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। मैंने पहले बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक ही क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कौन सी कंपनी के साथ, ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री को कंट्री के अंदर बढ़ाया जा सके, मतलब डोमेस्टिक टूरिज्म को इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर तो बैन है यार। बहुत सी कंट्रीज जो है वो विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि इंडिया का जो वेरिएंट है डेल्टा प्लस वेरिएंट वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इस डर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी अलाउड नहीं है। तो डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर फोकस हो रहा है, तो अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप किया जा रहा है, ताकि अलग अलग ऑफर्स देके जो है वो कस्टमर्स को लेके आए, और जिससे जो है वो टूरिज्म क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, इन्होंने साइन किया है मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो, या आप कह सकते हो आईबीबो ग्रुप के साथ। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। और मैं आपको बता दूं, आईबीबो ग्रुप जो है वो 100% फुली ओन सब्सिडरी है किसकी, मेक माई ट्रिप की ही। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये बहुत ही अच्छी कंपनीज के साथ टाई अप किया है, और ये भी कहा है कि जितने भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से या कितने भी होटल इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, वो निधि प्लेटफॉर्म पे और साथी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करें। देखो ये दोनों प्लेटफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ जो है वो उन्होंने रिलीज किए थे इसी काम से, कि ज़्यादा होटल या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अगर इसके साथ अटैच होगी तो हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो डेटाबेस होगा वो एक तैयार करेंगे। तो निधि पोर्टल दोस्तों वही है, निधि पोर्टल है नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सारा डाटा होटल्स का इसके अंदर कलेक्ट होगा। और साथी पोर्टल के अंदर अगर आप रजिस्टर करते हो तो सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मतलब इसमें ट्रेनिंग मिलेगी, जो शेफ्स हैं, जो वेटर्स हैं, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री का स्टाफ है, तो उसको ट्रेनिंग भी देंगे कि किस तरह से आपने सावधानी बरतनी है, ताकि लोकल टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म को हम बढ़ाएं और प्रोटेक्शन का वादा करें, कोविड-19 को बढ़ने से नहीं रोकेंगे। मतलब आप कह सकते हो कोविड-19 को हम बढ़ने से रोक सकते हैं, इसी तरह की प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ना कि ना बढ़ने के लिए रोकना है। तो कोविड-19 को तो रोकना है यार किसी भी तरह से, तीसरा वेरिएंट नहीं आने देना, यही लक्ष्य है हमारा। तो दोनों कंपनीज जो हैं वो यही काम करेंगे कि एरियाज देखेंगे कि कहाँ पे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ से स्ट्रेटेजी को प्रमोट कर सकते हैं, टेक्निकल कॉपरेशन हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर बढ़ा सकें, ताकि हम टूरिज्म को इंडिया के अंदर इंक्रीज कर सकें। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो दोस्तों 3 कंपनीज के साथ और टाई अप करके हटी है। कौन कौन सी कंपनीज है वो, एक है ईज माई ट्रिप, इनके साथ इनका टाई अप हुआ है, इनका क्लियर ट्रिप के साथ टाई अप हुआ है रिसेंटली, और एक हुआ है यात्रा.com के साथ। तो इसका मतलब 5 कंपनीज हो गई हैं दोस्तों, ईज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, यात्रा.com, मेक माई ट्रिप, आईबीबो। तो ये 5 कंपनीज के साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का टाई अप हो गया, ताकि इंडस्ट्री को रिवाइव किया जा सके। और कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को। और यूनियन मिनिस्टर जो है वो जी किशन रेड्डी हैं दोस्तों, याद रखना है, जी किशन रेड्डी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद कौन से एरिया में आता है, तेलंगाना स्टेट के अंदर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। एक बुक लिखी गई है मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ऑथर्ड बाय होम। देखो नाम से पता नहीं लग रहा है ये बुक किसके बारे में है। तो मिशन डोमिनेशन जो है वो डोमिनेट होना है हमने किसके अंदर, क्रिकेट के अंदर। तो मतलब ये बुक क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये बुक जो है वो 2 बंदों ने लिखी है दोस्तों। तो आंसर तो यहाँ से क्लियर है, बोरिया मजूमदार, जो आप कह सकते हो एक क्रिकेट हिस्टोरियन है, एक बहुत फेमस क्रिकेट हिस्टोरियन है, और कुशान सरकार या कुशन सरकार जो है वो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आप कह सकते हो। तो इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है, तो आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर के इंडियन टीम आपको यहाँ पे दिख रही है। तो मिशन डोमिनेशन एक अनफिनिश्ड क्वेस्ट, और ये बोरिया मजदूमदार और कुशान सरकार ने इस बुक को लिखा है। इंडियन क्रिकेट का क्रॉनिकल है, इसमें बताया गया उतार चढ़ाव इंडियन क्रिकेट के बारे में, और इसमें स्पेशली कुछ प्लेयर्स के जो है वो लाइफ इवेंट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि रोहित शर्मा हैं, शुभम गिल हैं, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, इनके बारे में बताया गया है। और बोरिया मजूमदार दोस्तों वैसे भी बहुत ही फेमस आप कह सकते हो हिस्टोरियन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से सोशल हिस्ट्री की है इंडियन क्रिकेट की। तो इसका मतलब ये मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्रिकेट की बुक्स हैं वही लिखते हैं, ये आपने याद रखना है। और 2018 में बोरिया मजूमदार को जो है वो रविंदर पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत ही फेमस है, 11 गॉड्स एंड ए बिलियन इंडियंस। 11 गॉड्स का मतलब 11 प्लेयर जो क्रिकेट में होते हैं उनको नाम दिया गया 11 गॉड्स एंड ए बिलियन इंडियंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिकेट को पूजा जाता है इसलिए। और दोस्तों जो प्लेइंग इट माई वे है, ये आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। सचिन तेंदुलकर ने तो इसको लिखा ही है, साथ में बोरिया मजूमदार ने इसको को ऑथर किया था। तो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं बोरिया मजूमदार। और कुशन सरकार जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के साथ, बहुत ही बड़े बड़े आप कह सकते हो कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स के साथ इनका टाई अप है, जैसे पीटीआई के साथ इनका टाई अप था, और आईसीसी के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ये हैंडल कर चुके हैं, लाइक कई वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट कर चुके हैं एज ए जर्नलिस्ट। तो याद रखना है आपने कुशन सरकार और मजूमदार।
दोस्तों एक नाम आप यहाँ पे देख रहे हो, क्राइसिस नाइट, क्राइसिस नाइट, तो शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन आपने याद रखना है इस बच्चे का नाम यार, याद रखें। ये एक छोटी सी बच्ची है, मतलब इन्होंने एक बुक लिखी थी द ग्रेट बिग लॉयन, द ग्रेट बिग लॉयन। और ये कहाँ पे रहती हैं? ये लंदन में रहती हैं दोस्तों, सॉरी कनाडा में रहती हैं, नॉट लंदन, कनाडा में रहती हैं। लेकिन खास बात क्या है कि इन्होंने ये स्टोरी जो लिखी है वो 1 साल की उम्र में ही अपनी कॉपी के ऊपर लिखनी स्टार्ट कर दी थी। मतलब बहुत ही बड़ी बात है, 1 साल की उम्र में इन्होंने ये स्टोरी लिखनी स्टार्ट कर दी थी। और फिर जब ये 3 साल की हुई तो मतलब आप कह सकते हो कि धीरे धीरे करके ये स्टोरी जो है वो आगे बढ़ी और इन्होंने इसको लिखना स्टार्ट कर दिया था। मतलब 3 साल की उम्र में आप कह सकते हो एग्जैक्टली उन्होंने जो है वो स्टोरी को एक नया रूप दिया, मतलब प्रॉपर तरीके से लिखना स्टार्ट किया। और फिर इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया और फिर इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया। दोस्तों देखो, चेरिसिस नाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि 3 साल की बच्ची या 1 साल की उम्र में लिखना स्टार्ट किया, 3 साल की उम्र में एक बुक लिख दी, पेरेंट्स ने पब्लिश करवा दिया, क्राइसिस नाइट, नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक लाइन और 2 बच्चों की कहानी है ये। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि सैटेलाइट डाटा शेयरिंग के अंदर जो है वो हम काम करेंगे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा शेयरिंग के ऊपर काम करेंगे। और ये ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ब्रिक्स। आपको पता है कि इंडिया जो है वो 2021 की चेयरमैनशिप जो है वो ब्रिक्स की किसके पास है? इंडिया के पास है। तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे। तो ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने कॉपरेशन साइज किया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के अंदर ताकि डाटा शेयरिंग जो है वो हम जो है वो आपस में कंट्रीज मिलकर कर सकें। और ये एग्रीमेंट जो ब्रिक्स की स्पेस एजेंसी है, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की जो स्पेस एजेंसीज है उनके हेड हैं, उन्होंने साइन किया आपस में। मतलब इंडिया की इसरो हो गई और उसके हेड कौन हो गए? के सिवान। तो उन्होंने जो है वो इसको साइन किया है। और एग्रीमेंट जो है वो ब्रिक्स स्पेस एजेंसीज को एक नया रूप देगा ताकि वो एक नए सिस्टम का निर्माण कर सके जिसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को इकट्ठा अलग अलग तरह से यूज किया जा सकता है, अलग अलग कंट्रीज के द्वारा जो ब्रिक्स की मेंबर हैं, मतलब 5 कंट्रीज के द्वारा इसको यूज किया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि जो कॉपरेशन है ब्रिक्स कंट्री के बीच में वो भी बढ़ेगा, स्पेस एजेंसीज में बढ़ेगा, ताकि वो आपस में कई प्रोग्राम जो है चाहे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे डिजास्टर से रिलेटेड हो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, वो यहाँ पे इकट्ठे चला सकते हैं। और एक पीयूष गोयल जी ने 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है वो भी जो है वो होस्ट की है, क्योंकि इंडिया चेयरमैनशिप है इंडिया के पास, तो इसका मतलब इंडस्ट्री मिनिस्टर ही होस्ट करेंगे। पीयूष गोयल जी हमारे पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, तो याद रखोगे आप पीयूष गोयल जी के बारे में। और दोस्तों ब्रिक्स ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो 41% पॉपुलेशन आती है ब्रिक्स के अंदर, क्योंकि इसमें इंडिया और चाइना है दोस्तों। और 24% ग्लोबल जीडीपी जो है वो इंडिया और रशिया, ब्राज़ील, चाइना और साउथ अफ्रीका से ही होके जाती है। तो 24% ब्रिक्स जो है वो जीडीपी शेयर करता है और 16% ग्लोबल ट्रेड जो है वो सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज करती हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और एक बात और याद रखनी है कि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, तो थीम याद रखना है ब्रिक्स एट द रेट 15th एनिवर्सरी ब्रिक्स की फॉर्मेशन की हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसकी कैप्शन क्या है? इंडिया ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। लेजेंडरी जर्मन प्लेयर, बहुत ही फेमस जर्मन प्लेयर कौन सी गेम से एसोसिएटेड है जिनका नाम क्या है? गर्ड म्यूलर, उनका देहांत हो गया दोस्तों। तो याद रखना है सिर्फ नाम। देखो 3 चीजें, जब भी किसी का देहांत होता है तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें याद रखनी होती है। नाम क्या है, कौन सी गेम या कौन सी आप कह सकते हो प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हैं, और तीसरी चीज जो आपने याद रखनी होती है वो है कंट्री या स्टेट। अगर नेशनल है तो स्टेट, अदरवाइज कंट्री। तो नाम तो आपको यहाँ पे पता लग रहा है क्या है? गर्ड म्यूलर। नेम आपको कंट्री का पता लग रहा है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? जर्मनी। प्रोफेशन क्या है दोस्तों? फुटबॉल। तो बी जो है वो इसका आंसर होगा, सी नहीं होगा, बी जो है वो इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो उनका चेहरा, उनको जर्मनी के अंदर बॉम्बर द नेशन कहा जाता है, मतलब नेशंस बॉम्बर कहा जाता है। और उन्होंने वेस्ट जर्मनी, जब जर्मनी अलग नहीं हुआ था, मतलब अब तो इकट्ठा है जर्मनी, जब पहले अलग होता था तो वेस्ट जर्मनी के तरफ से ये खेलते थे। उन्होंने 68 गोल्स किए थे 62 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, और वर्ल्ड कप जो है जीते थे 1974 में। एक लोकल वहाँ पर फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है बेरेन, बर्न, या आप कह सकते हो बेयर्न, बेयर्न म्यूनिच, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो मतलब जर्मनी का ही पार्ट है बेसिकली आप कह सकते हो, लेकिन ये जर्मनी का फुटबॉल क्लब है, लेकिन इन्होंने स्विट्जरलैंड के जो फुटबॉल क्लब है वहाँ पे भी उस लीग को प्रदर्शित किया है। लेकिन आप याद रख सकते हो बेयर्न म्यूनिच, जो कि जर्मनी का एक आप कह सकते हो कि फुटबॉल क्लब है। तो उसमें ये गोलकीपर थे दोस्तों, इनके नाम बहुत रिकॉर्ड हैं एज ए गोलकीपर इस क्लब के। तो सिर्फ 3 चीजें याद रखेंगे जो मैंने आपको बताई। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक, मतलब लैब है, एक लैब की चेन है आप कह सकते हो, एक कावेरी हॉस्पिटल, दोनों ने एक ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट किया है। तो आपने नाम बताना है कि उनका क्या है।
तो याद रखना है दोस्तों, वो है हमारे पास वन एंड ओनली MS धोनी, माही। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो याद रखना है यहाँ पे न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक एक लैब चेन है, जिन्होंने इंडियन क्रिकेटर, आप कह सकते हो फॉर्मर इंडियन कैप्टन है, IPL टीम के भी कैप्टन हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के। और न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे? चेन्नई में है दोस्तों, तमिलनाडु में। इसलिए इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के जो हेड हैं उन्हीं को अपॉइंट किया है। तो MS धोनी को अपॉइंट किया एज ए ब्रांड एम्बेसडर। और ये टाई अप जो है वो दोस्तों कितने साल का है? ये 2 साल का टाई अप है, ये याद रखोगे आप। और इसमें वो हेल्थ अवेयरनेस, या आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरह से जो न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक है वो काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। और कावेरी हॉस्पिटल्स ने भी इनको ही अपॉइंट किया है, जो कि एक हॉस्पिटल्स की चेन है, वो भी कहाँ पे स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। तो बाकी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों, जैसे डैरेन सैमी जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, इनको Fun88 जो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अक्षय कुमार जो ब्रांड एम्बेसडर बने एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म माई लैब, जिन्होंने आप कह सकते हो सेल्फ टेस्ट कोरोना किट का जो है वो निर्माण किया था। संजय राय शेरपुरिया जी, ये रिसेंटली बने हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चौपाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, लोगों को जागरूक करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि यार वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स बना रहे हैं और 18 न्यू तहसील बना रहे हैं? मतलब 18 तो तहसील बन रही हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट बन रही है। डिस्ट्रिक्ट बनेंगी तो तहसील बनेंगी, तहसील बनेंगी तो सब तहसील बनेंगी, तो ये तो हो गई। लेकिन 4 डिस्ट्रिक्ट्स बना रही हैं, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको हिंट देता हूं, उस स्टेट में 28 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी हैं, 4 बन जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 32 हो जाएंगी। तो आंसर है वो स्टेट कौन सी है? छत्तीसगढ़। और ये भूपेश बघेल जी ने रिसेंटली अनाउंस किया कि हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ का मैप आपको दिख रहा है, और भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर 4 डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस कर दिए। नाम क्या है? महेंद्रगढ़, मनपुर, शक्ति, सारनगढ़ और सरनगढ़ या बिलाईगढ़। तो मतलब ये याद रखना है कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी है। मतलब छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 28 से 32 डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, 18 तहसील, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा महेंद्रगढ़ में कौन सी तहसील है, मनपुर में कौन सी है, शक्ति में कौन सी है। तो मतलब छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स का काम यहाँ पे बढ़ गया है। लेकिन बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स सोच रहे हैं शुक्र है हमारा काम जो है वो नहीं बढ़ा, सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट का बढ़ा है। तो यहाँ पे एक पार्क का निर्माण किया, मिनमाता पार्क, याद रखना है, मिनामता या मीना माता पार्क, तो किसी भी तरह से आप नाम ले सकते हैं। ये एक लेडी का नाम है दोस्तों, एक वुमेन का नाम है, जो आप कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ की पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। फर्स्ट वुमेन मेंबर पार्लियामेंट किसकी? छत्तीसगढ़ से, और ये इलेक्ट हुई थी 1952 में। तो मतलब ये इसीलिए इस पार्क का नाम जो है उनके नाम से रखा गया है। और ये भूपेश बघेल जी ने अनाउंस किया कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये पार्क जो है वो बनेगा, जिसमें सिर्फ वुमेन को अलाउ किया जाएगा, और हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी इसको बनाया जाएगा। एक धनवंतरी योजना, जो कि एक बहुत बड़े फिजिशियन हैं, आप कह सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, तो वो भी अर्बन एरियाज में जो है वो स्टेट के बनेंगे। मतलब मेडिसिन जो है वो लोगों को कम रेट पे मिलेगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जन औषधि केंद्र है, कम रेट पे मिलती है, ऐसे धनवंतरी केंद्र जो है वो बनेंगे। तो छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखनी, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो तो याद रखो गई। भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर जो है वो अनुसुईया उइके हैं। और नेशनल पार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा कांगेर वैली नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक फंड बनाया दोस्तों जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। मतलब इसमें अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर होंगी वो उसमें पैसा डालेंगी, और वो फंड यूज किया जाएगा किसको? बेहतर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी को। सिंपल है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये फंड का निर्माण किया है। मतलब वर्ल्ड बैंक की जो 189 कंट्रीज हैं वो इस फंड के अंदर हिस्सा डालेंगी, और कंट्रीज को लाभ मिलेगा साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए। तो आप देख सकते हो, एक ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक का प्लेटफॉर्म था डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, उसके अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक नया फंड बनाया गया जो कि काम क्या करेगा? जो कि साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा। इससे क्या होगा कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, सिस्टमेटिकली अलग अलग कंट्री से टाई अप कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें खास बात है कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ अटैच होंगे तो एक ग्लोबल नॉलेज जो है वो बनेगी। मतलब किसी कंट्री के पास कम टेक्नोलॉजी है, किसी के पास ज़्यादा, तो आपस में शेयरिंग होगी। तो हम कह सकते हैं लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को क्या मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा। और इस फंड के अंदर सबसे पहले हिस्सा डाला है दोस्तों 4 कंट्रीज ने। आप कह सकते हो इसमें एस्टोनिया है, इसमें जर्मनी है, इसमें जापान है, और इसमें जो है वो नीदरलैंड्स है। इन कंट्रीज ने इस फंड की शुरुआत की। मतलब सबसे पहला जो हिस्सा है वो इस फंड के अंदर इन 4 कंट्रीज ने डाला है। और ये जो डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम है ये 2016 के अंदर जो है वो स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड बैंक की तरफ से। इसका मतलब यही है कि डिजिटल सोल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं अलग अलग कंट्री को,
ताकि वो अपनी कंट्री को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो इंटरनेट एक्सेस सबको प्रोवाइड करनी है, साइबर सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट बनाना है डिजिटल इकोनॉमी का, तो इस तरह की बातें जो है वो इसके अंदर की गई हैं। और वर्ल्ड बैंक के बारे में दोस्तों याद रखोगे, वर्ल्ड बैंक की शुरुआत जो है वो 1944 में हुई थी, और आपने हमेशा याद रखना है दो ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा बनाया गया था जिसको ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है। ट्विन का मतलब दो, तो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, दोनों को इकट्ठा बनाया गया 1944 में। दोनों का हेडक्वार्टर भी एक ही जगह पे वॉशिंगटन डीसी में है, मतलब वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के अंदर। और दोस्तों 189 कंट्रीज मेंबर हैं किसकी, वर्ल्ड बैंक की, लेकिन आईएमएफ की कंफ्यूज नहीं होना 190 है, अंडोरा को रिसेंटली ऐड किया गया था। और वर्ल्ड बैंक के हेड जो हैं मतलब प्रेसिडेंट है डेविड मालपास हैं, और आईएमएफ की क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो हमारे हैं यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है आरोग्य धारा 2.0, ताकि एक स्कीम का हम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लाभ उठा सके और लोगों को उसके बारे में नॉलेज प्रदान कर सकें। और ये दोस्तों आरोग्य धारा 2.0 जो है ये किया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें आपको पता ही है कि 2018 में मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। और साथ ही साथ अगर आप कह सकते हो कि इसमें 5 लाख रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे पर फैमिली पर ईयर, ताकि वो अपना अफोर्डेबल ट्रीटमेंट करवा सकें। ये गरीब लोगों को, या आप कह सकते हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट को, तो उनको दिया जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट हर तरह की डिजीजेस को कवर किया जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल जो है वो अटैच हैं। पूरे इंडिया में 23,000 हॉस्पिटल, चाहे वो पब्लिक हैं चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनके साथ अटैच हैं। और मनसुख मंडाविया जी ने 2.0 नाम क्यों रखा है इसका आरोग्य धारा का, क्योंकि 2 करोड़ लोगों का ट्रीटमेंट स्कीम के अंदर हो चुका है, इसलिए नाम क्या रखा गया 2.0। ऑलमोस्ट सरकार 25,000 करोड़ रुपए इसके लिए दे चुकी है, जिसमें 33 मतलब 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कवर हो चुकी हैं। 23,000 हॉस्पिटल इसके अंदर जो है वो इंपैनल्ड है, इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, एक ऐसी स्कीम जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कीम है हेल्थ से रिलेटेड, जिसको मोदी जी ने लॉन्च किया था, और 5 लाख रुपए जो है वो हर साल दिए जाते हैं ताकि यार कोई भी बीमारी के कारण ना मर सके। और इसके अंदर 3 चीजें और स्टार्ट की गई हैं। एक अधिकार पत्र, अधिकार पत्र मतलब जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए तो आपको एक पत्र मतलब एक पेपर दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि आपके राइट्स क्या क्या हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। एक अभिनंदन पत्र, जब आपकी हॉस्पिटल से छुट्टी होगी तब आपको डिस्चार्ज के टाइम पे एक थैंक यू कार्ड दिया जाएगा। एक आयुष्मान मित्र दोस्तों, जैसे आप कह सकते हो कि स्वच्छ भारत अभियान मित्र हैं हमारे पास, वैसे ही ये एक तरह के ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे जो आयुष्मान भारत की स्कीम को और पॉपुलराइज करेंगे, लोगों को बताएंगे। आपके घर में कोई काम करने वाली है, आपके घर में कोई झाड़ू पोछा करती है, या कोई भी आपके घर में कोई काम कर रहा है, या कहीं और पे आप जा रहे हो देख रहे हो कि यार इसके पास पैसे नहीं है, तो उनको आप बता सकते हो कि यार आयुष्मान कार्ड बनाओ, उससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। मतलब ये है आयुष्मान मित्र। तो आपने याद रखना है यहाँ पे मनसुख मंडाविया जी, क्योंकि आपको पता है कि यार पुराने जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, हर्षवर्धन जी, और यहाँ पे मनसुख मंडाविया जी लगाए हैं। राज्यसभा के मेंबर हैं कहाँ से, गुजरात से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि आप पिक्चर से करोगे। एक टूर्नामेंट हुआ चेस का, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ओपन 2021। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि ये कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, चेस से दोस्तों एसोसिएटेड है। ये रीगा जो है वो एक जगह है कहाँ पे, लातविया के अंदर, ये याद रख सकते हो। तो वहां पे ये टूर्नामेंट हुआ, और इसमें कौन जीता है, अलेक्जेंडर डोनचेंको जीते हैं, जो कि कहाँ के प्लेयर हैं, जर्मनी के प्लेयर हैं। एक तो ये याद रखना है। इसमें दूसरा नंबर जो है वो आया है दोस्तों, इंडियन प्लेयर जो हैं ग्रैंड मास्टर SL नारायणन, वो दूसरे नंबर पे उन्होंने जो है फिनिश किया है। तो याद रखना है इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दूसरे नंबर पे वो आए हैं। और ये 10th टाइम है कि ये टूर्नामेंट हुआ है, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ओपन 2021, जो चेस से रिलेटेड है। अगला आते हैं कैबिनेट की अप्रूवल जो 18 अगस्त को हुई है। 4 इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे सबसे पहले है कि किगाली अमेंडमेंट को अप्रूवल मिल गई है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंट से रिलेटेड। मैं आपको थोड़ी सा डिटेल के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। आपने एक सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा के अंदर, तो वहां पे 1987-88 के अंदर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाई थी ताकि ओजोन को हमने डिप्लीट होने से बचाना है। ओजोन खत्म हो रही है, उसमें जो है वो होल होते जा रहे हैं, तो उसको खत्म होने से हमने बचाना है, तो उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। तो उसके अंदर 2016 में दोस्तों एक जगह है किगाली, कहाँ पे, रवांडा के अंदर, तो वहां पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये किगाली एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था, जिसमें हमने वो ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के बारे में बात की थी, जो कि ओजोन को क्या कर रही हैं, खत्म कर रही हैं। ये तो हो गया किगाली एग्रीमेंट क्या था। अब आते हैं इसके अंदर अमेंडमेंट क्या की गई है दोस्तों। अमेंडमेंट की गई है इसके अंदर कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है हमारे पास, जो गैसेज हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं।
जिसके कारण जो है वो आप कह सकते हो कि ओजोन की डिप्लीशन हो रही है, उसको हमें रोकना होगा। तो यही है किगाली एग्रीमेंट और अमेंडमेंट कि हमने जो है ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ना कि सीएफसी की बात कर रहा हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात नहीं कर रहा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहा हूँ कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस करना है 80 to 85% कौन से ईयर तक, 2040 तक। ये है किगाली अमेंडमेंट, ये याद रखना आपने। और इंडिया ने स्पेशली अपने लक्ष्य अलग से रखे हैं। इंडिया कहता है कि 4 फेजेस में हम जो है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करेंगे। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 2032 से लेकर 2047, 2047 2032, 15 साल का रहेगा। 2032 तक जो है वो हम कितनी कम कर देंगे, 10% कम कर देंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, 20% कम कर देंगे 2037 तक, 30% कम कर देंगे 2042 तक। अब 40% नहीं दोस्तों, 80, सीधा ही 80% कम कर देंगे 2047 तक। ये टारगेट जो है वो हमने रखा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, लेकिन ये इंडिया का पर्सनल टारगेट है। नेक्स्ट आते हैं एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम की स्कीम को लॉन्च कर दिया। हम इसको क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में कि एक स्कीम लॉन्च की गई है और उस स्कीम का नाम क्या है, NMEOOP, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। और इसको लॉन्च किया गया और इसमें बहुत बढ़ चढ़कर राशि जो है वो जारी की गई है, मतलब 11,040 करोड़ रुपए जो है इसमें इशू किए गए हैं। और इसमें फोकस 2 एरिया के ऊपर किया जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर और एक अंडमान निकोबार के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ऑयल पाम के जो वृक्ष हैं वो जो पेड़ हैं वो अच्छे से हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम एडिबल ऑयल को लेके आ सकते हैं। और इसका मेन मकसद यही है कि जो एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसको हम ना कर सके और हमारे पैसे यहाँ से बच सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया और यूएसए ने जियोलॉजी के फील्ड में जो है वो एक पैक्ट साइन किया। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, जियोलॉजी के फील्ड में इंडिया और यूएसए ने साइन किया है। इंडिया और बांग्लादेश ने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर साइन किया है, ताकि कल को कोई दोनों कंट्रीज में कोई डिजास्टर आ रहा है इंडिया और बांग्लादेश में, चाहे वो नेचुरल है, चाहे किसी भी कारण हुआ है, कोई रिस्पॉन्स है, कोई रिलीफ प्रोवाइड करना है, तो दोनों कंट्रीज आपस में सहायता कर सकें। तो याद रखना है, यूएसए का है जियोलॉजी से रिलेटेड और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिजास्टर से रिलेटेड। तो दोस्तों अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, फिर से एक फंड की बात हो रही है। ये फंड ने एक पैक्ट साइन किया दोस्तों एक कंपनी के साथ, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड हो सके। तो बहुत बड़ी बात है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने की बात हो रही है। आजकल हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का ज़्यादा सुन रहे हैं ताकि उनको डेवलप किया जा सके अच्छे से, बाकी इंडिया से कटा हुआ महसूस करते हैं वो, तो ऐसा ना हो। और ये दोस्तों BSNL के साथ जो है वो ये पैक्ट साइन हुआ है। तो याद रखना है, उनको 10 गीगाबाइट जो है वो पर सेकेंड स्पीड मिल सके, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी के साथ टाई अप किया है, ताकि वो जो है वो BSNL के साथ जो है वो मिलके इतनी स्पीड जो है वो प्रोवाइड कर सके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, खास करके एरिया कौन सा है, अगरतला, वहां पे प्रोवाइड हो सके। और ये 3 साल का एग्रीमेंट है जो BSNL के साथ साइन हुआ है, और इसमें BSNL को पैसे कौन देगा, ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है प्रोवाइड करेगा। ये फंड जो है वो दोस्तों 2004 में बनाया गया था। इसका मेन लक्ष्य यही है कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर आता है दोस्तों 2003, और इसके अंदर आप कह सकते हो कि रूल्स में चेंज हुआ था 2004 में, लेकिन आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि BSNL के साथ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट करनी है नॉर्थ ईस्ट एरिया की, तो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी चाहिए ताकि वो भी ई सर्विसेज का यूज़ कर सकें, जैसे कि ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग। आपको पता है कि यार 80% चीज़ें तो ऑनलाइन है, हम भी अब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो अब वो नॉर्थ ईस्टर्न का बच्चा बेचारा कैसे पढ़ेगा हमसे, तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस तरह की सर्विसेज जो है वो उनको मिल सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंडिया और कौन सी कंट्री ने टाई अप किया है ताकि हम नेवी के बीच में टाइज कर सकें, नेवी के बीच में टाइज कर सकें, और ये कंट्री है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब आज 3 एग्रीमेंट्स हैं। जियोलॉजी से रिलेटेड हमने किसके साथ किया, यूएसए के साथ। डिजास्टर के लिए हमने किसके साथ किया, बांग्लादेश के साथ। और नेवी टाइज के साथ किसके साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये 3 एग्रीमेंट आपने याद रखने हैं। ये कौन से एरिया में, इंडियन ओशन रीजन के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए, और दोनों कंट्रीज में डिफेंस रिलेशंस इंप्रूव हों उसके लिए भी। तो ये याद रखोगे आप, तो सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है, माइंस मिनिस्ट्री ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की है कि एक्रेडिशन ऑफ प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी फॉर मिनरल्स, ताकि प्राइवेट कंपनी जो है वो मिनरल्स को एक्सप्लोर करने में, जो खदानें हैं हमारी मिनरल्स की, उनको खोदने में जो है प्राइवेट कंपनीज अपना हिस्सा दें। तो उनके लिए ये स्कीम जो है वो बनाई गई है। रिसेंटली लोकसभा राज्यसभा में इसको पास करके 2021 का अमेंडमेंट रूल बनाया गया, माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसमें डेवलप किया जाएगा प्राइवेट एजेंसीज के साथ मिलके। तो प्राइवेटाइज किया जा रहा है यार हर चीज़ को, आपको पता ही है। अभी हम BPCL को भी कर रहे हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सारा स्टेक जो है वो सरकार बेच रही है।
तो माइंस इंडस्ट्री में भी जो है वो प्राइवेटाइजेशन जो है वो धीरे धीरे करके और बढ़ती जाएगी। तो आपने याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के जो हेड हैं वो कौन है, मतलब यूनियन मिनिस्टर कौन है, प्रहलाद जोशी जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, धारवाद। धारवाद कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटका के अंदर। इंडिया और वियतनाम ने एक बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज किया साउथ चाइना सी में। तो एक्सरसाइज का कोई नाम नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि दोनों कंट्रीज ने की है। और इंडिया की तरफ से 2 शिप्स जो इंडियन नेवी की शिप्स हैं, एक तो रन विजय, याद रखोगे रन विजय, और एक INS कोरा, दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये इंडिया और वियतनाम के रिलेशन को तो अच्छा करेगा ही करेगा, साथ में साउथ चाइना सी में चाइना की डोमिनेंस को भी कम कर देगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने जो है वो डेमो बेसिस पे इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को चला के देखा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या है दोस्तों। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज वो है जिसमें हम गोल्ड और सिल्वर को क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बुलियन एक्सचेंज। मतलब कोई भी बंदा गोल्ड और सिल्वर को खरीदना चाहता है वो यहाँ से खरीद सकता है बुलियन एक्सचेंज में। सिर्फ अगर हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो बुलियन एक्सचेंज एक ऐसा मीडियम है कि हम बाहर से गोल्ड को इंडिया के अंदर या सिल्वर के अंदर लेके आ सकते हैं और हम खरीद सकते हैं, ये आपने याद रखना है। और इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने लॉन्च किया है और इसके लाइव किया जाएगा लोगों के लिए 1 अक्टूबर 2021 को लाइव किया जाएगा। और इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर का हेडक्वार्टर गांधीनगर है दोस्तों। और इसके जो पहले चेयरमैन और आजकल चेयरमैन है वो कौन है, इंजेती श्रीनिवास। नेक्स्ट, RBI ने कुछ गाइडलाइन जारी की है लॉकर जो बैंक में होते हैं उसके लिए, कि एक तो यार ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जितने भी बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेज है वो अपने ब्रांच वाइज जो है वो लॉकर जो खाली पड़े हुए हैं उसकी लिस्ट लें। दूसरा, लॉकर्स के अंदर कोई भी हैजार्डियस मटेरियल नहीं रखा जाएगा, जो कि आप कह सकते हो कि इलीगल मटेरियल हो, या आग पकड़ने वाला हो, या नुकसान कर दे, ऐसा नहीं होगा। और अगर कल को कोई चोरी हो जाती है, लॉकर टूट जाता है, या बैंक के कर्मचारी को घोटाला कर देते हैं, तो जितनी आपकी फीस है 1 साल की, जितनी आपकी फीस है लॉकर की 1 साल की जो आप कस्टमर से लेते हो, उसका 100 गुना ज़्यादा आप जो है वो किसको दोगे, कस्टमर को दोगे, अगर कल को कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, अफगानिस्तान की बात हो रही है। अफगानिस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला सेले ने जो है वो केयर टेकर प्रेसिडेंट बन गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि उनके प्रेसिडेंट जो अशरफ गानी थे वो भाग गए हैं दोस्तों। अशरफ गानी भाग गए हैं, मतलब माना जा रहा है कि शायद वो दुबई चले गए, लेकिन अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन वो भाग गए हैं। और पूरा कंट्रोल जो है वो किसका आ गया है, तालिबान का आ गया है। तो तालिबान दोबारा से रूल करेगा वहाँ पे। तालिबान ने कहा है कि हम नाम भी चेंज करेंगे, नाम जो नया रखा जाएगा वो रखा जाएगा इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो तालिबान का मतलब दोस्तों शायद बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। पोश्तो लैंग्वेज में या पश्तो लैंग्वेज में इसको स्टूडेंट्स कहा जाता है तालिबान को, तो ये याद रखोगे। और ये हर कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे ख्याल से लिखा होगा, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, रिजाइन कर देते हैं या भाग जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट ही एज ए केयर टेकर प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि 6 महीने तक ही रह सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को जो है वो मनाया गया। मतलब आप कह सकते हो आर्ट, क्राफ्ट, साइंस और हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी के बारे में ये बताता है। और खास करके पूरे वर्ल्ड में फोटोग्राफर्स को इंस्पायर करता है कि वो पूरे वर्ल्ड को ऐसी फोटोज दें कि पूरा वर्ल्ड इंस्पायर हो सके उससे। और पहली बार जो है वो 2010 में इसको मनाया गया था। और क्या आपको पता है कि फोटोग्राफी वर्ड जो है वो किसने बनाया था? फोटोग्राफी दोस्तों जो टर्म है वो जॉन फ्रेडरिक ने बनाई थी, जॉन फ्रेडरिक, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा कि एग्जामिनर आपको पूछ सकता है ये दिन, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने दूसरों की जान बचाई है, दूसरों की हेल्प की है, तो इसलिए ये दिन मनाया जाता है। और पहली बार ये 2009 में मनाया गया। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था 19 अगस्त 2021 का दोस्तों? क्वेश्चन था कि ये बुक, या आप कह सकते हो बेसिकली बुक कह लो या जर्नल कह लो, एक न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होता है, इंश्योरिंग ए प्रॉस्पेरस फ्यूचर, किस तरह से हम जो हैं वो एक बेहतर फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं, ये लिखी थी एक बहुत ही फेमस पर्सन मोंटेक सिंह आलूवालिया जी ने, जो कि आप कह सकते हो एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट तो हैं ही हैं। आप मोंटेक सिंह आलूवालिया के बारे में शायद जो नए बच्चे हैं वो ना जानते हो। पहले हमारे पास एक प्लानिंग कमीशन होता था और 2015 में उसको ख़त्म कर दिया गया था, तो ये उसके डिप्टी चेयरमैन होते थे, क्योंकि चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर खुद होते थे। तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो कौन होते थे? डिप्टी चेयरमैन होते थे मोंटेक सिंह आलूवालिया जी। और जो डिप्टी चेयरमैन होता था दोस्तों, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया जाता था, बहुत बड़ी बात थी। तो वैसे भी ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट तो हैं ही हैं। और मोंटेक सिंह आलूवालिया जी ने ये जर्नल लिखा था, 2004 में इसको पब्लिश किया गया था। तो याद रखना है मोंटेक सिंह आलूवालिया जी। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अगस्त 2021 में अपडेटेड पूछ रहा हूँ बिल्कुल, कि कौन जो है वो करंटली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए।
और लाइक करना है यार वीडियो को, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ये 3 चीज़ें जब कर देते हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपके लिए अलग अलग चीज़ें करना तो चाहता हूँ, आप कह सकते हो कुछ टाइम की भी कमी है, या आप ये भी कह सकते हो कि आपकी तरफ से मोटिवेशन जो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। तो शेयर करें यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मोटिवेशन दें, जरूर मैं आपके लिए चीज़ें स्टार्ट करूँगा। और आप इस बेल बटन को प्रेस कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों एक काम और करना है कि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। और हमारी पीडीएफ्स को सब्सक्राइब कर सकते हो एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और 1 साल या 2 साल, प्राइस बहुत ही कम है, एक बार चेक जरूर कर ले, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड को यूज करने से। और गाइज इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, लाभ उठाते रहें, लेकिन हमेशा खुश रहेंगे, कभी भी उदास नहीं होना आपने। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। मैं हमेशा कहता हूँ कि 5% प्रॉब्लम जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है, 95% हम उसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा समस्या लगने लगती है। तो हमने खुशी से हर चीज़ को देखना है और हमने अपने माइंड को स्टेबल रखना है, तभी हम एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।